जब जो रेस्पिरेशन है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही है, यानी ऑक्सीजन अच्छे से प्रेजेंस है तब रेस्पिरेशन हो रही है, दैट इज नोन एज एरोबिक रेस्पिरेशन। और अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रही है दैट इज नोन एज एनारोबिक रेस्पिरेशन। आप 10th क्लास के लिए आए हैं दोनों? ठीक, प्लीज हैव अ सीट। हाँ, लैक ऑफ ऑक्सीजन मतलब एनारोबिक। देखिए, लास्ट क्लास में हम क्या डिस्कस कर रहे थे? हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट रेस्पिरेशन, और हमने रेस्पिरेशन में डिस्कस किया था। अच्छा देखो, थोड़ा सा अगर हम शुरुआत से डिस्कस करें, अभी तक हम क्या पढ़कर आ चुके हैं, तो गाइस हम पढ़कर आ चुके हैं कि सबसे पहले होता है न्यूट्रिशन, यानी अगर हमें सरवाइव करना है, जिंदा रहना है, तो सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है? खाना खाना पड़ेगा। खाना नहीं खाओगे, बॉडी में न्यूट्रिशन नहीं आएगा टू डू वर्क, तो क्या बात बनेगी? नहीं। तो द फर्स्ट स्टेप ऑफ लाइफ प्रोसेसेस वाज न्यूट्रिशन। वंस यू हैव द न्यूट्रिशन, नेक्स्ट टारगेट क्या है? उस न्यूट्रिशन की हेल्प से एनर्जी बनानी है। अब एनर्जी कैसे बनेगी? एनर्जी बनेगी बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। हम रेस्पिरेशन के बारे में लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे। हमने क्या डिस्कस किया कि सर रेस्पिरेशन क्या है ना? सर रेस्पिरेशन का मतलब है आप इनहेल करो कौन सी गैस? ऑक्सीजन, और आप एक्सहेल करो कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड। और इसके बीच में आप क्या करो? ब्रेक डाउन ऑफ फूड, ब्रेक डाउन ऑफ फूड। तो गाइस व्हाट इज रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन का मतलब होता है फूड को ब्रेक कर कर उस फूड से क्या ऑब्टेन करना? एनर्जी ऑब्टेन करना। हम 4 प्रोसेस पढ़ने वाले हैं टोटल। फर्स्ट प्रोसेस हमने पढ़ लिया है, क्या पढ़ा है? न्यूट्रिशन। हमने खाना खाया, अब सेकंड में उस खाने से हमने क्या बना ली? एनर्जी। एनर्जी मिल गई। अब हमें क्या करना पड़ेगा? जो अलग अलग सब्सटेंसेस है, जो एनर्जी है, उसको क्या करना पड़ेगा? ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट स्टेप हम क्या पढ़ेंगे? ट्रांसपोर्टेशन। और जब ट्रांसपोर्ट कर लिया, सारी एनर्जी यूज कर ली, तो क्या जनरेट होगा? वेस्ट। तो लास्ट स्टेप हम क्या पढ़ने वाले हैं? एक्सक्रीशन। बट राइट नाउ वी विल जस्ट फोकस ऑन द टॉपिक ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन मतलब फूड को ब्रेक डाउन कर कर उससे क्या बनाना? एनर्जी बनाना। लास्ट क्लास तक हमने रेस्पिरेशन में क्या पढ़ा है? हमने रेस्पिरेशन में पढ़ा है कि रेस्पिरेशन क्या है? द प्रोसेस बाय विच अ लिविंग ऑर्गेनिज्म गेट्स एनर्जी फ्रॉम द स्टोर्ड फूड, यानी जो फूड को मैंने पहले से स्टोर कर रखा है उससे जब मैं एनर्जी बनाता हूं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। मैंने कहा रेस्पिरेशन ना 2 टाइप की होती है, बताओ कौन कौन सी? एरोबिक और एनारोबिक। मैंने कहा एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है ना? एरोबिक रेस्पिरेशन ऐसा रेस्पिरेशन है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। अभी अभी हम सब रेस्पिरेशन कर रहे हैं, हम सब एनर्जी बना रहे हैं। ऑब्वियसली बात है, अभी आप बैठे हैं, आप लिखेंगे, आप समझ रहे हैं, ठीक है, आपकी एनर्जी लग रही है। वो एनर्जी क्या हो रही है? बॉडी में जनरेट हो रही है। कैसे जनरेट हो रही है? बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। आप मुझे बताओ, अभी आपको ऑक्सीजन की कोई कमी महसूस हो रही है? नहीं, आराम से सांस ले रहे हो ना? तो आप कौन सी रेस्पिरेशन कर रहे हो? एरोबिक रेस्पिरेशन। लेकिन अब दूसरा सिनेरियो लो। हेलो,
आप दूसरा सिनेरियो लो, दूसरे सिनेरियो में आप क्या कर रहे हो, आप भाग रहे हो, भागते भागते हम जोर जोर से सांस लेते हैं, ऐसा होता है नहीं होता? अच्छा पहले मुझे बताओ, अभी ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, भागते ज्यादा एनर्जी की जरूरत है? भागते हुए ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। तो अभी आप बिल्कुल आराम से सांस ले रहे हो, लेकिन जब भागते हो तो क्या होता है, ऐसा होता है नहीं होता? क्यों? क्योंकि जब आप भाग रहे हो तो आपको ज्यादा एनर्जी चाहिए। अगर आपको ज्यादा एनर्जी चाहिए तो आपको ज्यादा क्या करना पड़ेगा, ज्यादा रेस्पिरेशन करना पड़ेगा। आपको ज्यादा रेस्पिरेशन करना है तो ज्यादा किसकी जरूरत पड़ेगी, ऑक्सीजन। लेकिन उतनी ऑक्सीजन नहीं मिल रही, जितनी चाहिए उतनी ऑक्सीजन नहीं मिल रही। तो जो रेस्पिरेशन होगा क्या वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा? नहीं, ऑक्सीजन की कमी हो गई, लैक ऑफ ऑक्सीजन। या तो लैक ऑफ ऑक्सीजन हो या ऑक्सीजन हो ही ना, ऐसी रेस्पिरेशन को क्या कहा जाता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन। फिर हमने बड़ा इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट डिस्कस किया था और हमने ये नोट के बाद ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में भी बहुत कुछ डिस्कस किया था। बस क्या डिस्कस नहीं किया था, इसकी थ्योरी। और क्योंकि उस दिन वीडियो आधी ही बन पाई थी तो वो वाला पोर्शन भी रिकॉर्ड नहीं होता, तो एक बार जो बच्चे छुट्टी पे थे वो समझ लें, जिन्होंने लास्ट क्लास नहीं अटेंड करी थी, कि प्रोसेस क्या है। वही है, ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम ही समझा रहा हूं। पहले सारा समझेंगे फिर पढ़ेंगे। देखिए ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी जो हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं वो रेस्पिरेशन किस तरह से हो रही है, इसका क्या प्रोसेस है। तो बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, बहुत साधारण सा प्रोसेस है और बहुत ध्यान से समझेंगे इसे। देखिए आप जब रेस्पिरेशन करते हैं, द फर्स्ट स्टेप यू डू इज टू इनहेल ऑक्सीजन। यही काम कर रहे हो, सबसे पहले क्या कर रहे हो, एनर्जी बनाने के लिए ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हो। बोलो भाई कहां से इनहेल करते हो? सर नोज, नोज में 2 होल्स दिखाई दे रहे हैं, इन 2 होल्स को क्या नाम दिया जाता है, नॉस्ट्रिल। क्या नाम देते हैं, नॉस्ट्रिल। आपने नॉस्ट्रिल से एयर को इनहेल कर लिया भाई, अब ये आगे जाके कंबाइन हो जाते हैं और एक सिंगल पाथ बनाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, नेजल पासेज। ये नेजल पासेज एयर ऐसे एंटर कर रही है, फिर 2 ट्यूब लाइक डक लाइक स्ट्रक्चर है जिनका नाम क्या है, फेरिंक्स एंड लैरिंक्स। फेरिंक्स और लैरिंक्स में कुछ स्पेशलिटी नहीं है, दे आर जस्ट ट्यूब्स जो आगे कंटिन्यू करती है। लैरिंक्स को किस नाम से जाना जाता है, वॉइस बॉक्स। जब आप बोलते हो तो आपको यहाँ पे नेक में वाइब्रेशन फील होता है, नेक में वाइब्रेशन फील होता है, बिल्कुल। तो जो भी वॉइस प्रोड्यूस हो रही है, जो मैं बोल पा रहा हूँ, ये मैं किसकी वजह से बोल पा रहा हूँ, लैरिंक्स की वजह से बोल पा रहा हूँ। अगर लैरिंक्स ठीक से काम कर रहा है तो आप बोल पा रहे हो, और अगर लैरिंक्स ठीक से काम नहीं कर रहा तो आप ठीक से नहीं बोल पाओगे। तो फेरिंक्स एंड लैरिंक्स, आपने एयर इनहेल करा, ये नॉस्ट्रिल है, नॉस्ट्रिल से एयर अंदर गया, एक सिंगल पासेज आया जो आगे बढ़ रहा है, यहाँ पर क्या आया, फेरिंक्स, उसके बाद क्या आया, लैरिंक्स। यहाँ के बाद आगे बढ़े और आगे बढ़ के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या आया, ट्रैकिया। ट्रैकिया मतलब विंड पाइप। अब यहाँ से 2 पाइप जा रहे हैं, एक फूड पाइप और एक विंड पाइप। फूड पाइप खाना लेकर जाता है स्टमक तक, कहां तक लेकर जाता है, स्टमक तक, और विंड पाइप एयर लेकर जाता है लंग्स तक। तो 2 ही अलग अलग पोर्शंस हैं, याद रखना। जो स्टमक, जो फूड पाइप होगा ये किससे कनेक्ट होगा आगे जाके, स्टमक से, और जो विंड पाइप होगा ये आगे जाके 2 अलग अलग पोर्शंस में डिवाइड होकर किससे कनेक्ट होगा, लंग्स से। तो ये इस तरीके से वर्क करता है। हाँ दोनों याद है, जब हमने रेस्पिरेशन वाला डाइजेशन वाला टॉपिक पढ़ा था तो हमने डिस्कस किया था कि एपिग्लोटिस होता है जो उसे कवर करके रखता है, तो जो बिल्कुल एंट्रेंस है, एंट्रेंस में याद आ गया, एंट्रेंस पे दोनों कनेक्ट होता है। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये विंड पाइप है, ऑब्वियस ही बात है, जैसे ही आप एयर को इनहेल करोगे, ज्यादा एयर आ रही है, ज्यादा एयर आती ही क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा। क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा। और जब आप एक्सहेल करोगे, सांस बाहर निकली तो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट। फिर एयर आई, जैसे बलून है, बलून में हवा भरोगे तो क्या करेगा, बलून फूल जाएगा। हवा निकालोगे तो क्या करोगे, क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। फिर स्वेल होगा, फिर क्या होगा, श्रिंक। अब अगर बार बार ऐसे कोलाइड हो रहा है, दूर जा रहा है, कोलाइड हो रहा है, दूर जा रहा है, कोलाइड हो रहा है, दूर जा रहा है, कोलिजन हो रहा है बार बार, अगर बार बार कोलिजन होगा तो बोलो इसकी वॉल्स पे हार्म होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो इसकी वॉल्स बार बार ना टकराए, इसके लिए यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रेजेंट है, जो क्या है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। भाई आपके कान में जो बोन होती है, ये सॉफ्ट बोन है नहीं है,
फ्लेक्सिबल है या नहीं है? ऐसी ही बोन्स सी टाइप रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट होती है आपके विंड पाइप यानी ट्रैकिया में, जो क्या करती है, एयर एंटर करा, फ्लेक्सिबल है भाई, जहां जाना है चली जाएगा, थोड़ा बाहर भी चला जाएगा, थोड़ा अंदर भी आ जाएगा। एयर एंटर करा तो क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज करने देंगे। अब एयर एक्सेल करोगे तो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, लेकिन रिंग्स ऑफ कार्टिलेज करने देंगे, लेकिन कुछ एक्सटेंड तक। जब ये टकराने वाले होंगे तो ये टकराने से क्या कर लेंगे, इसको रोक लेंगे। तो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज क्या करते हैं, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज ये मेक श्योर करते हैं कि जब एयर एक्सेल हो रही हो, एयर ना हो यहां पर, तब ये जो वॉल्स हैं ये आपस में टकराएं ना। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन अभी हम पढ़ेंगे, इस पे स्टार मार्क कर लेते हैं, जरूर आएगा एग्जाम के अंदर। आपसे या तो पूछेगा कि जो कोलिजन ऑफ वॉल्स है ऑफ ट्रैकिया ये किसके द्वारा प्रिवेंट करा जाता है, या आपसे बोलेगा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिंग्स ऑफ कार्टिलेज इन ट्रैकिया। तो याद रखना है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। किस चीज को प्रिवेंट करते हैं, कोलिजन को। किसके कोलिजन को, वॉल्स ऑफ ट्रैकिया, वॉल्स ऑफ ट्रैकिया। बोलो बात क्लियर है सबको? चलो अब भाई यहां से भी बच गई है, यहां ये भी बच गया। अब आगे आई, ये तो एक ही पाथ है ना, लेकिन आपके पास लंग्स कितने हैं, 2, यानी कि ये सिंगल पाथ आ रहा है, यहां से नोस्ट्रिल से एयर एंटर करी, 2 अलग अलग तरीके से, आगे जाकर ये कंबाइन होकर एक सिंगल पाथ बना लिया। फेरिंग्स आ गया, लैरिंग्स आ गया, ट्रैकिया आ गया, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज यहां पर प्रेजेंट है। अब इसके बाद तो 2 लंग्स हैं, अगर मुझे एयर को दोनों लंग्स में भेजना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। बोलो बात सही लग रही है गलत लग रही है? एक पार्ट यहां आएगा ऐसे, और एक पार्ट दूसरे लंग में जाएगा ऐसे। ठीक बात है? इनको मिलाकर, अलग अलग नहीं, मिलाकर हमने क्या नाम दिया, ब्रोंकस। क्या नाम दिया, ब्रोंकस। ये जैसे ही ब्रोंकस लंग्स में गए, अब लंग्स में जाने के बाद एक बड़ा कमाल का काम होगा, इसको ध्यान से समझेंगे। ये आगे जाके ना और छोटे छोटे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इन छोटे छोटे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है ब्रोंकियोल्स। क्या कहा जाता है, ब्रोंकियोल्स। गाइस हर एक ब्रोंकियोल के एंड पर, हर एक ब्रोंकियोल के एंड पर एक ऐसा बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका। उस बलून लाइक स्ट्रक्चर का नाम क्या है, एल्वेलाई। क्या नाम है, एल्वेलाई। अब आप समझो हो क्या रहा है, आप एयर इनहेल कर रहे हो, एयर ट्रैकिया से जा रही है, लंग्स में जा रही है, लंग्स में जाने के बाद ब्रोंकियोल से होती हुई एंड में क्या आ रहा है, एल्वेलाई। एल्वेलाई ना एक बलून जैसा स्ट्रक्चर है। आप मुझे बताओ, जब आप बलून के अंदर एयर ब्लो करते हो तो बलून क्या हो जाता है, एक्सपेंड हो जाता है। बोलो बलून का साइज बड़ा होता है नहीं होता? बलून का साइज बड़ा हो गया तो सरफेस एरिया, जो उसका एरिया है वो बढ़ गया, कम हो गया, इंक्रीज हो गया। यानी पहले इतना सा साइज था, जैसे ही आपने एयर को इनहेल किया भाई ये ना बढ़कर इतना बड़ा हो गया। अभी रुकेंगे, आएंगे उस टॉपिक, पहले ये समझो हो क्या रहा है। अब इसका साइज बड़ा हो गया, क्यों? क्योंकि इसके अंदर यहाँ पर क्या आ गई, एयर आ गई बहुत सारी। अब एयर आ गई, बाहर से क्या आने वाला है, यहाँ पर ये लंग्स के बाहर से आ रहा है, बाहर से यहां से आ रहा है ब्लड। ब्लड क्या लेकर आता है बॉडी में से, कार्बन डाइऑक्साइड। ब्लड कहां से आ रहा है हम ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ेंगे आगे, लेकिन अभी समझो ब्लड कर क्या रहा है। ब्लड क्या कर रहा है ना, ब्लड क्या कर रहा है, ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है। ब्लड क्या दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, और बदले में क्या ले रहा है, ऑक्सीजन ले रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया और क्या ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया। और उसके बाद ये हुआ कॉन्ट्रैक्ट। अब समझो एक बलून में आपने पहले हवा भरी, बलून एक्सपेंड हो गया, अब आपने हवा निकाल दी तो बलून क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। जब आप बलून श्रिंक होगा तो ये एयर वापस आएगी, यहां से इधर, फिर यहां से इधर, और जहां से एंटर करती वहीं से ही बाहर। कौन सी गैस आई थी, कार्बन डाइऑक्साइड। इसलिए जो आप एयर एक्सहेल करते हो कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। बोलो कोई प्रॉब्लम लग रही है? एक प्रॉब्लम मुझे, मैंने कहा सर ये सारी कहानी ना बड़ी अच्छी लग रही है, सब कुछ ऐसा लग रहा है बड़ा स्मूथली हो रहा है,
कि एयर एंटर भी कर रही है, ट्रैकिया उसको बचा भी ले रहा है ताकि वॉल्स कोलाइड ना हो, आगे ब्रोंकियोल्स में भी जा रही है, एल्वेलाई में भी जा रही है, और एक्सपैंड होकर एयर का गैसेस का एक्सचेंज भी हो रहा है। लेकिन सर इन्वायरमेंट में ना 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है और 1% अदर गैसेज हैं। तो जब आप इनहेल कर रहे हो तो क्या आप सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हो? ऐसा तो कोई फिल्टर नहीं है ना। जब आप इनहेल करोगे तो सारी की सारी गैसेस जाएंगी। मैंने तो बोला सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन लिया, नाइट्रोजन तो ज्यादा था, नाइट्रोजन 78% था, नाइट्रोजन क्यों नहीं ले लिया बताओ जी? यूज नहीं है, समझ में आ गया। लेकिन ऑस्मोसिस डिफ्यूजन क्या कहता है? एवरीथिंग मूव्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू, तो 78% नाइट्रोजन है, ज्यादा नाइट्रोजन है, चला जाना चाहिए। बताओ बताओ। ब्लड सिर्फ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर सकता है, या मैं बोलूं ब्लड में एक स्पेशल सब्सटेंस प्रेजेंट होता है दैट इज नोन एज हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन हैज हाई एफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। सर एफिनिटी वर्ड का मतलब क्या होता है? एफिनिटी मतलब हेमोग्लोबिन क्या करता है ना, जैसे मैग्नेट क्या करती है, मेटल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, मैग्नेट क्या करती है, मेटल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, ऐसे ही ब्लड के अंदर जो हेमोग्लोबिन है, ये हेमोग्लोबिन क्या करता है, ये हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अट्रैक्ट करता है। किसको अट्रैक्ट करता है? ऑक्सीजन को। तो क्योंकि हेमोग्लोबिन है तो ये ऑक्सीजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ऑक्सीजन अच्छे से आएगा और कार्बन डाइऑक्साइड चला जाएगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल हो गया और सारा प्रोसेस बड़े अच्छे से हो गया। लेकिन यहाँ पे एक चीज और छूट गई। क्या छूट गया? स्मोकिंग छूट गई। अब कोई पर्सन अगर स्मोकिंग कर रहा है तो क्या इंपैक्ट पड़ रहा है? तो देखो, जब आप आगे भी पढ़ोगे या फिर अभी तक आपने 8th क्लास में भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा कि जब आप बर्न करते हो ना, काफी बार ऐसा होता है बर्निंग बहुत अच्छे से होती है, सब कुछ ऑक्सीजन अच्छे से मिल रहा है, सब बढ़िया अच्छे से जल रहा है। जैसे आपके घर की एलपीजी, कभी भी आपने देखा है क्या जब गैस जल रही है, एलपीजी जल रही है घर में, तो कुछ भी काले काले पार्टिकल उड़ रहे हो? नहीं। लेकिन आग जलती है तो उड़ते हैं क्या? जब स्मोकिंग करता है कोई तो पार्टिकल उड़ते हैं? यस, क्योंकि इन सभी के टाइम पर जो पार्टिकल्स है, जो कार्बन है, वो सही से बर्न नहीं हो रहा। तो जब आप स्मोक इनहेल करोगे, धुआं इनहेल करोगे, तो वो धुआं ना, वो स्मोक ना बड़े ही प्यार से अंदर जाएगा, सारे रास्ते से होता हुआ यहां भी जाएगा, इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा। गैसेस तो पार हो जाएगी एल्वेलाई से, क्या स्मोक पार होगा? नहीं। जो एल्वेलाई की मेम्ब्रेन है वो धुएं को पार नहीं होने देगी, उसके जो पार्टिकल है ना वो एल्वेलाई पे ऐसे जम जाएंगे। थोड़े समय बहुत अच्छा चलेगा, जो स्मोकिंग कर रहा है उसको मजा आएगा, लेकिन जब कुछ साल बीत जाएंगे तो क्या होगा? ये एल्वेलाई पर एक कवरिंग बन जाएगी। अब जब वो नॉर्मल एयर इनहेल करेगा, क्या वो गैसेस एक्सचेंज हो पाएगी? सोचो, एक मेम्ब्रेन था, आपने उसको कवर कर दिया, अब क्या उसमें से गैसेस एक्सचेंज हो पा रही है? नहीं। अब वो ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहे। क्यों? क्योंकि एल्वेलाई के थ्रू गैसेस का एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए कहा जाता है स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। तभी मैं आप लोगों को बार बार एडवाइस करता हूं कि छोड़ दो, सही नहीं है सेहत के लिए। क्लियर है ये बात? सबको समझ में आ गया? देखो, ये तो सारी कहानी थी ना, सुन लो, अरे पढ़ लो। पहले ही तो बीच में से क्लास अटेंड कर रहे हो, आधा समझ आ रहा होगा, उसमें भी बीच में गॉसिप चल रही है। इतना नहीं करो। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम की हिंदी बताओ कोई। तुम्हारा तो हिंदी की सब्जेक्ट है ना, पढ़ते हो स्कूल में हिंदी, तो बोलो रेस्पिरेटरी सिस्टम की हिंदी क्या शेयर है?
चलो कल पता करके आना। पढ़ लें। नोस्ट्रिल, नोस्ट्रिल मतलब आपकी नोज के 2 होल्स, दे आर नोन एज नोस्ट्रिल। ये तो बॉडी का स्ट्रक्चर है, क्यों क्यों का लॉजिक नहीं। सर हाथ में 5 उंगलियां क्यों है? चलिए, नोस्ट्रिल, देयर आर 2 नोस्ट्रिल दैट कन्वर्ज। कन्वर्ज का मतलब क्या होता है गाइस? मिलना। याद है मैंने बताया था कि 2 होल्स हैं और आगे जाकर, ये देखो 2 होल्स से आगे जाकर एक ही बना रहे थे, तो दैट कन्वर्ज, ये कन्वर्ज करते हैं, मिलते हैं, किस लिए? टू फॉर्म नेजल पैसेज, द इनर लाइनिंग ऑफ नॉस्ट्रिल। बिल्कुल, जो हम सांस ले रहे हैं यहां पर हेयर प्रेजेंट है, रास्ते में क्या प्रेजेंट है? हेयर प्रेजेंट है। अब ये हेयर का क्या काम है? ये हेयर क्या कर रहे हैं? जो भी डस्ट पार्टिकल आ रहा है उसे फिल्टर करने का काम कर रहे हैं। तो देखो अच्छा, हेयर भी होता है और साथ में म्यूकस भी होता है। म्यूकस क्या है? वो जो स्टिकी सब्सटेंस और नोज में प्रेजेंट होता है। आप जब सांस ले रहे हो ना, तो भाई अलग अलग डस्ट पार्टिकल जा रहे हैं, मिट्टी जा रही है, अब वो लंग्स में जाएगी तो डैमेज करेगी। जब मैं कह रहा हूँ स्मोक डैमेज करेगा, तो मिट्टी नहीं करेगी क्या? तो ये म्यूकस क्या करता है? जो भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं इन्हें अपने ऊपर स्टिक कर लेता है, चिपका लेता है। जब आप एक्सहेल करते हो तो बाहर आ जाता है। ठीक है, तो क्या कहा? द इनर लाइनिंग ऑफ नॉस्ट्रिल इज लाइंड विद हेयर। हेयर प्रेजेंट होते हैं और साथ में क्या प्रेजेंट होता है? म्यूकस, दैट हेल्प इन द फिल्ट्रेशन ऑफ डस्ट पार्टिकल। डस्ट पार्टिकल को फिल्टर करने में मदद करता है। कौन से डस्ट पार्टिकल को? जो ऑक्सीजन के साथ बॉडी के अंदर आए। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है फेरिंग्स। देखो फेरिंग्स क्या है? सिंपल बात बताई इन्होंने, इट इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच कंटिन्यू आफ्टर नेसल पासेज। सिर्फ और सिर्फ क्या है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। आगे आओ, लैरिंग्स क्या है? ये वो पार्ट है जो किसके बाद आता है? फेरिंग्स। इसको किस नाम से जाना जाता है? वॉइस बॉक्स। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि जो भी वॉइस प्रोड्यूस हो रही है ये किसकी मदद से हो रही है? लैरिंग्स की मदद से हो रही है। देन कम्स ट्रैकिया। इसके बाद क्या आया? ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या है? विंड पाइप है। सर यहां पे ना इस पॉइंट को ध्यान से समझना। किसका स्ट्रक्चर? ट्रैकिया का। देखो ट्रैकिया क्या है ना, ट्रैकिया ये पाइप आ रहा है, देखो ये पाइप आ रहा है और इस पाइप में ना ऐसे पूरी, ये सर्कुलर पाइप होगा तो इसमें ना ऐसे ऐसे करके रिंग लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे ऐसे पूरा राउंड लेकर ऐसे रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट है, जो क्या कर रहे हैं? ऐसे रिंग बना रखे उन्होंने और इसको टकराने नहीं दे रहे आपस में। समझ पा रहे हो? आपको ये राउंड दिखाई दे रहे हैं, ये जो ये वाला राउंड है, ये वाला राउंड है, ये सब क्या है? रिंग्स ऑफ कार्टिलेज जो इनकी वॉल्स को टकराने नहीं दे रहे। बोलो समझे? पक्का? लग नहीं रहा? बताओ बताओ क्या दिक्कत आ रही है, पूछो भाई। देखो मानो एक यहाँ से समझो, थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझो, एक यहाँ से पाइप जा रहा है, ठीक है। अब वो पाइप में जब वैक्यूम क्रिएट होगा तो जाके टकराएगी उसकी वॉल्स। जैसे बॉटल में हम एयर को सक करते हैं तो बॉटल टकरा जाती है ना, फिर एयर ब्लो करते हैं तो फूल जाती है, ऐसा होता है? पक्का होता है? भाई जरूर करके नहीं दिखाऊंगा तो समझ जाइए, ठीक है, ऐसा होता है। एयर को जब सक करते हैं तो बॉटल चिपक जाती है, ब्लो करते तो एयर वो बॉटल फूल जाती है, राइट। अब सेम हमारे पाइप, विंड पाइप के साथ भी तो होगा, जब एयर एंटर करेगी तो वो फूल जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा। एयर एक्सेल करेंगे यानी एयर नहीं है, इन द एब्सेंस ऑफ एयर उसके जो वॉल्स हैं ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, श्रिंक होगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अब बार बार अगर टकराएंगे तो डैमेज होगा ना, हम चाहते हो डैमेज को अवॉइड करना, तो हमने यहाँ पे सॉफ्ट बोन लगा दी। कार्टिलेज होती है सॉफ्ट बोन, जो हमारे ईयर में भी प्रेजेंट है, नोज में प्रेजेंट है, फ्लेक्सिबल है। तो ये बोन क्या करती है? ये उसकी वॉल्स में ना इस तरीके से, इसको ये वॉल है इस तरीके से, हाँ हाँ बिल्कुल, ये जब पास आने की कोशिश करेगा तो ये सॉफ्ट बोन इसको ऐसे टकराने नहीं देगी, और एक्सपेंड करने की कोशिश करेगा तो फ्लेक्सिबल एक्सपेंड हो जाएगी, फिर टकराने की कोशिश करेगा, टकराने नहीं देगी। तो ये काम होता है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का,
तो ये ट्रैकिया है, और ट्रैकिया की वॉल्स में ऐसे प्रेजेंट है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। अब बताओ पक्का? हाँ जी। तो तूने नीचे कुछ एक्स्ट्रा सिस्टम लगा रखा है? एयर भी तो जा रही है। बॉटल बॉटल इसलिए, आई एम टेलिंग यू लिसन ना, बॉटल इसलिए वो हो जाती है क्यों? क्योंकि उसमें से सारी एयर निकल गई, राइट? जब आप एक्सेल कर रहे हो आपके विंड पाइप में से तो सारी एयर निकल ही रही है, निकल रही है नहीं निकल रही है? या जब तू एक्सेल करता है पूरी बॉडी की हवा खींच लेता है, तेरी बॉडी सुकड़ जाती है, बॉडी का तो कोई एक्सिट नहीं है। तो जब तू एक्सेल करता है ऐसा तो नहीं होता कि गर्व गर्व। आओ ना पढ़ते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये वाला कलर ठीक है। अरे बस बात नहीं करो, क्या कह रहा है? ट्रैकिया यानी विंड पाइप, दिस इज कंपोज्ड ऑफ रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। इसमें क्या प्रेजेंट होता है? रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज क्या करते हैं? प्रिवेंट करते हैं द कोलिजन ऑफ वॉल्स ऑफ ट्रैकिया। ट्रैकिया की वॉल्स के कोलिजन को प्रिवेंट करते हैं कब? इन द एब्सेंस ऑफ एयर। जब वहां पर क्या ना हो, एयर ना हो, तो ये वॉल्स को कोलाइड होने से बचाते हैं। अब ट्रैकिया के बाद ये दो पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स में यहाँ डिवाइड हुआ था। हमने इनको क्या नाम दिया? ब्रोंकाई। क्या नाम दिया? ब्रोंकाई। तो मैंने कहा अ पेयर ऑफ ब्रोंकाई, पेयर मतलब दो है ना, अ पेयर ऑफ ब्रोंकाई कम्स आउट ऑफ ट्रैकिया। ट्रैकिया में से दो ब्रोंकाई आते हैं। वन ब्रोंकस गोइंग टू ईच लंग, हर एक किसकी तरफ जा रहा है? लंग की तरफ जा रहा है, जो हमने यहाँ डिस्कस किया। ये दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ, एक लंग की तरफ आया, दूसरा दूसरे लंग की तरफ गया। आगे बढ़ो। ईच ब्रोंकस डिवाइड इनटू ब्रांचेस। जैसे ये लंग्स के अंदर एंटर करता है, देख रहे हो छोटे छोटे ब्रांचेस में डिवाइड होने लग रखा है, सब छोटे छोटे ब्रांचेस में डिवाइड हो रहे हैं। उनको हमने क्या नाम दिया? ब्रोंकियोल्स। क्या कह रहा है? ईच ब्रोंकस डिवाइड्स इनटू ब्रांचेस एंड सब ब्रांचेस इनसाइड द लंग। लंग के अंदर ब्रांचेस और सब ब्रांचेस में डिवाइड हो जाते हैं, जिन्हें हम क्या नाम देते हैं? ब्रोंकियोल्स। क्या नाम देते हैं? ब्रोंकियोल्स। हर एक ब्रोंकियोल के एंड पर क्या प्रेजेंट है? एल्वेलाई। क्या प्रेजेंट है? एल्वेलाई। पढ़ो जरा, क्या बताया? एल्वेलाई सबसे इंपॉर्टेंट है। These are the air sacs at the end of each bronchiole. हर एक ब्रोंकियोल के एंड पर ये बैग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। इस बैग लाइक स्ट्रक्चर का नाम क्या है? एल्वेलाई। क्या कह रहा है? द एल्वेलाई इज कंपोज्ड ऑफ वेरी थिन मेम्ब्रेन। बहुत ही पतली मेम्ब्रेन होती है एल्वेलाई की, ठीक है। इट इज प्लेस्ड वेयर ब्लड कैपिलरी ओपन। ये वहां पर होता है जहां ब्लड कैपिलरी ओपन होती है। ब्लड कैपिलरी ओपन होती है का मतलब क्या है? ये वहां प्रेजेंट होता है जहां पर क्या आता है? ब्लड आता है। क्या आता है? ब्लड आता है। ब्लड क्या कहां से आ रहा है, कैसे आ रहा है, वो हम ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ लेंगे। लेकिन मुझे ये बताओ, ये जो रेस्पिरेशन वाला काम था, ये सबको समझ में आया? अच्छा अब एक चीज बताओ, सारी बात तो मुझे समझ में आ गई, मुझे ना सारी कहानी बड़ी स्मूथ लगी, बहुत मजा आया पढ़ने में। लेकिन एक दिक्कत है मुझे दिक्कत है कि सर जो ब्लड है ना, ब्लड ऑक्सीजन को खींच पा रहा है। ब्लड हैज हाई एफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन। अगर मेरी बॉडी में हेमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो क्या होगा? तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा? हेमोग्लोबिन नहीं होगा तो क्या अच्छे से ऑक्सीजन आएगा? नहीं आएगा। सर अगर अच्छे से ऑक्सीजन नहीं आएगा, सर अगर अच्छे से ऑक्सीजन नहीं आएगा तो क्या होगा? अरे एनीमिया पे तो आ जाएंगे। सर अगर अच्छे से ऑक्सीजन नहीं आएगा तो हमारी बॉडी में ना एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं हो पाएगी। क्या नहीं हो पाएगा? एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं हो पाएगी, यानी रेस्पिरेशन नहीं हो पाएगी। रेस्पिरेशन नहीं होगी तो एनर्जी जनरेट नहीं होगी। कुछ लोग होते हैं जिनको ना बड़ी थकावट रहती है, बड़ा फैटीग रहता है बॉडी के अंदर, अच्छे से खाना खा रहे हैं, कोई काम भी नहीं कर रहे, पूरे दिन बिस्तर पे पड़े रहते हैं और फिर भी शाम को उठ के थके हुए हैं। जैसे मैं दिन भर आराम करता हूँ, सुबह उठूंगा, कुछ नहीं करना है मेरे को, मेरे घर में एक सोफा है, सामने उसके चेयर पड़ी होती है, सुबह बैठता हूँ सोफे पे, शाम तक बैठा रहता हूँ सोफे से चेयर पे पैर डालकर, सिर्फ और सिर्फ अगर जाता हूँ तो खाना खाने।
ठीक, और फिर 5 बजे उठता हूँ यहाँ आने के लिए, तो शरीर ऐसा दर्द कर रहा होता है, मन करता है सो जाऊं। अब ऐसा क्यों हो रहा है? अच्छा, मुझे ये प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जनरली ऐसा हो जाता है कि आप लोग अच्छे से खा पी भी रहे हैं, लेकिन तब भी ना बॉडी में बहुत थकावट रह रही है। अगर बॉडी में इतनी थकावट रह रही है, ऐसा क्यों? क्योंकि अच्छे से रेस्पिरेशन नहीं हो रहा, एनर्जी नहीं बन रही। एनर्जी क्यों नहीं बन रही? क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल रहा। क्या नहीं मिल रहा? ऑक्सीजन। तो भाई अगर ऐसा है, तो ये हो सकता है, इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है कि बॉडी में हेमोग्लोबिन की कमी हो। हेमोग्लोबिन नहीं होगा तो वो ऑक्सीजन को अट्रैक्ट नहीं करेगा, ऑक्सीजन नहीं आएगी, रेस्पिरेशन नहीं होगी, रेस्पिरेशन नहीं होगी तो एनर्जी जनरेट नहीं होगी। तो कभी कभी क्या होता है, हेमोग्लोबिन की कमी हो जाती है बॉडी के अंदर, जिस वजह से एक बीमारी होती है, जिस बीमारी का नाम क्या है? एनीमिया। हेमोग्लोबिन इज द रेस्पिरेटरी पिगमेंट, याद रखना है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट वर्ड याद रखना है। पूछा जाएगा विच मतलब विच पार्ट, व्हाट इज द विच बोल देंगे कंपोनेंट ऑफ ब्लड इज नोन एज रेस्पिरेटरी पिगमेंट। तो किस कंपोनेंट को कहा जाता है? हेमोग्लोबिन। इट हैज हाई एफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, इसकी ऑक्सीजन की तरफ हाई एफिनिटी होती है, यानी बड़े अच्छे से ये ऑक्सीजन को अट्रैक्ट करता है। द डेफिशिएंसी ऑफ हेमोग्लोबिन, अगर हेमोग्लोबिन की कमी है तो वो किस, उससे क्या हो जाएगा? एनीमिया। एनीमिया के टाइम पर क्या होता है? बहुत ज्यादा थकावट रहती है, बॉडी ऐसी लगेगी थकी थकी है, परेशान परेशान इंसान रहेगा। तो उस समय ये सिम्टम्स है, अगर ऐसी सिम्टम्स हैं तो हेमोग्लोबिन का टेस्ट करा लो। अब अटेंडेंस बोलेंगे, अटेंडेंस बोलते बोलते इस क्वेश्चन को पढ़ो और इस क्वेश्चन के आंसर को पढ़ो जल्दी से। क्या कह रहे हैं? कह रहे दिस इज एल्वेलाई वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन द बॉडी बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। जहां पर एक्सचेंज हो रहा है, जहां पर एक्सचेंज हो रहा है वो असल में कौन सा पार्ट है? एल्वेलाई है। कौन से प्रोसेस से एक्सचेंज होता है? डिफ्यूजन। गाइस डिफ्यूजन क्या होता है? द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन इज नोन एज डिफ्यूजन। क्या बोला जाता है उसे? डिफ्यूजन। नहीं मानेगा, मान इज नोन एज डिफ्यूजन, इज नोन एज डिफ्यूजन। पढ़ लें क्वेश्चन। कह रहा है हाउ एल्वेलाई आर डिजाइन। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एल्वेलाई को ऐसा कैसे डिजाइन किया गया है कि ये हमारे जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है उसके सरफेस एरिया को बढ़ा सके। तो हमने कहा एल्वेलाई आर बलून लाइक स्ट्रक्चर। कैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं? बलून। बलून ही तो एक ऐसी चीज होती है जिसमें एयर को हम ब्लो करते हैं तो क्या होता है? उसका साइज बड़ा हो जाता है। तो क्या हमने क्या बोला कि एक ऐसे स्ट्रक्चर होता है बलून लाइक स्ट्रक्चर, व्हेन एयर एंटर इन इट्स सरफेस एरिया इंक्रीज। इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि क्या हो जाता है? एक्सपेंड। दस द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम्स इजी। जितना ज्यादा एरिया होगा एक्सचेंज उतना ही आसान होगा। भाई सर कैसे? आप एक बात बताओ ना,
थोड़ा सा पानी गिर गया जमीन पर, एक बार मैं एक हैंकी से उसे सोखने की कोशिश कर रहा हूँ, एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा हूँ, एक बार एक बड़ी सी बेडशीट से कर रहा हूँ, कब वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगा? बेडशीट। क्यों? क्योंकि उसका एरिया ज्यादा है, तो जितना ज्यादा एरिया उतना ज्यादा एक्सचेंज आसानी से होगा। दिस इज ऑल अबाउट, ये रेस्पिरेशन तो इतना हो गया। एक ये ब्रीदिंग मैकेनिज्म और छोटा सा टॉपिक रह गया है, एक बार इसको आराम से देखो, बताओ किसी को प्रॉब्लम लग रही है? उसके बाद ऑक्सीजन चला गया ब्लड में बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ये जो मेम्ब्रेन है, इसके मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूजन क्या होता है? द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन थ्रू द मेम्ब्रेन, थ्रू द मेम्ब्रेन। तो एल्वेलाई की मेम्ब्रेन के आर पार गया ऑक्सीजन और ब्लड में चला गया। अब इतना याद रखना कि सर आपने सिर्फ यहाँ तक बताया कि ब्लड को ऑक्सीजन मिला है, ब्लड आगे क्या करेगा ट्रांसपोर्टेशन में, मैं बताऊंगा। अभी नहीं होगा, अभी सिर्फ ब्रीदिंग मैकेनिज्म होगा। क्यों, क्या हो गया? नहीं नहीं, सिर्फ जितना आज हो जाएगा उतना आएगा। डायग्राम बिल्कुल आएंगे भाई, कोई गलती से भी ये मैम मत रखना कि सर ये डायग्राम बहुत मुश्किल लग रहा है, हमारे पेपर में नहीं आ सकता। ठीक है, आपको लेबलिंग भी ना बहुत कैडी तरीके से याद करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ना कभी कभी नहीं, बनाने के लिए भी हो सकता, बनाने के लिए आ जाए, या हो सकता है बना हुआ आ जाए और यहाँ पर ना ट्रैकिया की जगह लिखा हो ए, इसकी जगह लिखा हो बी, यहाँ लिखा हो सी, लिखा हो डी, लिखा हो ई, तो आपको सब पता होना चाहिए कहाँ पर क्या है। ड्राइंग टीचर है, ट्रिक सिखाऊंगा तुम्हें बनाने, ये सब नहीं आता है। अरे बस करो भाई, बस करो, पढ़ो जरा। ब्रीदिंग मैकेनिज्म, ब्रीदिंग मैकेनिज्म मतलब आप सांस कैसे ले रहे हो, कौन कंट्रोल कर रहा है? डायफ्राम कंट्रोल कर रहे हैं सर। कैसे? बहुत सिंपल सी बात है, ये लंग जब जो चाहिए होता है ना वो नहीं, ये लंग्स हैं, यहाँ पे ऐसे डायफ्राम्स प्रेजेंट हैं। अब जब ये डायफ्राम्स ऐसे यहाँ पर अपवर्ड मूव करेंगे, ऊपर की तरफ आएंगे, तो लंग्स को जगह ज्यादा मिलेगी, कम मिलेगी? कम। नहीं समझे भाई, लंग्स ऊपर हैं, तो जब ये ऊपर आएंगे तो लंग्स को जगह कम मिलेगी, तो लंग्स क्या हो जाएंगे? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो एयर क्या हो जाएगी? एक्सहेल। तो यही पॉइंट लिखा है, क्या कह रहे हैं? व्हेन डायफ्राम मूव्स अप, जब ये डायफ्राम ऊपर जाएंगे लंग्स क्या हो जाएंगे? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे एंड द एयर इज एक्सहेल्ड। फिर जब ये नीचे आएंगे, व्हेन द डायफ्राम मूव्स डाउन द लंग्स गेट एक्सपेंड, नीचे आएंगे तो लंग्स को ज्यादा जगह मिलेगी, लंग्स एक्सपेंड हो जाएंगे एंड एयर इज इनहेल, एयर क्या हो जाएगी? इनहेल हो जाएगी। दिस इज ऑल अबाउट रेस्पिरेशन। आराम से देखो, क्या नहीं समझा? देखो बड़ा सिंपल सी बात है, यहाँ पे डायफ्राम्स प्रेजेंट है और यहाँ पर लंग्स प्रेजेंट है, ठीक है। अब जब ये डायफ्राम्स ऐसे ऊपर की तरफ आएंगे, लंग्स और ऊपर तो जा नहीं सकते, लंग्स जानो ऐसे फ्लफी स्ट्रक्चर है, जब ये ऊपर आएंगे तो फ्लफी स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा या एक्सपेंड हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट। तो जब ये डायफ्राम ऊपर आए, लंग्स कॉन्ट्रैक्ट हो गया, जो भी एयर अंदर थी वो एयर क्या हो गई? बाहर निकल गई। जब ये नीचे गए तो वो क्या हो गया? वो कंट्रोल इनहेल हो कब रहा है? इनहेल ये प्रोसेस यहाँ से शुरू है, जब ये नीचे गया तो जगह मिली, जगह मिली तो हमने क्या करा? इनहेल करा, समझे? ऊपर आया तो जगह कम हो गई, जगह कम हो गई तो भाई बॉडी कंट्रोल कर रही है, ऑब्वियस सी बात है। बोलो कोई दिक्कत लग रही है तो। ये मानो सबसे बड़ा टॉपिक था न्यूट्रिशन, जो हमने पहले ही खत्म कर दिया। दूसरा सबसे बड़ा टॉपिक था रेस्पिरेशन, जो खत्म हो गया। अब आएगा ट्रांसपोर्टेशन।
ट्रांसपोर्टेशन भी थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, लेकिन ये अच्छा टॉपिक है तो पढ़ने में मजा आता है। आपको हार्ट के बारे में बताया जाएगा, आपकी बॉडी में ब्लड किस तरीके से मूव हो रहा है, और ये सबसे ज्यादा आप कनेक्ट कर पाओगे। आपको बहुत कुछ अपनी बॉडी के बारे में सीखने को मिलेगा। इस बार थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ोगे। सब पढ़ाते हैं पहले, लेकिन आप थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं। मंडे को आपका साइकिल टेस्ट है। चैप्टर 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 1 तो हो जाएगा, और ये तुम्हारा आ रहा है डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन पॉसिबली हो जाएगा इजीली हो जाएगा, डबल सर्कुलेशन तक ही होगा। 1 तो करा दिया है, 1 पढ़ा था आपने, छुट्टी पे थे पढ़ा था। 2 का वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है, बहुत तसल्ली से पढ़ा रखा है उस वीडियो में। पढ़ाऊंगा ना, है बिल्कुल पढ़ाऊंगा। आज मैंने तुम लोगों की वो डाली वीडियो, देखी सबने? वो मैंने YouTube पे भी डाली, वो तो बहुत सही चली। पहले 1 घंटे में उस पर कुछ 3000 के आसपास व्यूज आ गए थे। 3000, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। YouTube पे डालती शॉर्ट्स आराम से आ जाते हैं। मुझे नहीं पता था, मेरा पहला एक्सपीरियंस रहा। ऐसा ही बोल दिया था क्या मैंने? वो मैं गलत समझ जाऊंगा शायद। क्लियर है भाई सबको? कोई भी कुछ पूछना चाहता है तो बताओ। ये सैक मतलब होता है बैग लाइक स्ट्रक्चर। भाई कोई दिक्कत नहीं है किसी को? कमाल है।